हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टेप विद गौरव गुरु। और दोस्तों, आज हमारे जो चैनल पर आपको मिलने जा रहा है यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट, वो भी 1। यानी कि आज से पहला प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम की जो है डेट फ़िलहाल तो अभी पता नहीं है, लेकिन इतना भी श्योर है कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अभी तो फ़िलहाल फॉर्म भर रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए अपने, क्योंकि साइट का जो है यूपी का कुछ नहीं पता रहता, बहुत ज़्यादा हैंग चलती है या किसी की फ़ीस नहीं कटती है। तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म भर दें, और एग्ज़ाम भी इलेक्शन के बाद होने की पूरे चांसेस हैं। तो आप अभी से तैयारी कर ही लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब अपनी तैयारी करेंगे। थ्योरी भी पढ़ते रहिए, चैनल पर थ्योरी भी चल रही है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो यूथ पब्लिकेशन की बुक से है। इसी तरह से जब ये एंड हो जाएगी तो दूसरी बुक के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास होता है, ठीक। अब अव्ययीभाव समास में जो है आपको पता होगा, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं स्टार्टिंग, जैसे अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत कर। तो इस तरह के शब्द आते हैं स्टार्टिंग में। प्रति आ जाए, यथा आ जाए, जैसे प्रत्येक, यथाशक्ति, ठीक। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रथम पद जो है प्रधान रहता है। तो ये धीरे धीरे में जो है एक तरह से अवयव समास है, ठीक। तो इस तरह से होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद जो होते हैं क्या होते हैं? दोनों पद एक दूसरे विलोम भी हो सकते हैं और समानार्थी भी हो सकते हैं। जैसे माता पिता, ऊंचा नीचा, बीच में जो है आपको डैश लगा रहता है। ये बस इसी शब्द से आप पहचान सकते हैं, ट्रिक तो ये है। कर्मधारय में, कर्मधारय के अंदर बताइए क्या होता है? कर्मधारय जो समास होता है उसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य यानी संज्ञा होती है, ठीक। उसके उदाहरण जैसे परमेश्वर, ठीक। परमेश्वर का मतलब क्या है? परम है जो ईश्वर। तो इस तरह से है जो लग जाता है वो आपका कर्मधारय समास। और द्विगु समास में कोई नंबर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग होती है किसी नंबर से होती है, त्रि, दी, इस तरह से 1 2। तो ये जो आपके, तो इसका आंसर होगा आपका दूसरा वाला आंसर, धीरे धीरे में जो है अव्ययीभाव समास है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है आपका, धनुर और बाण में किस तरह का समास है? तो धनु और बाण में दोनों ही पद जो है, ठीक है, प्रधान है, धनु और बाण। तो इसकी जो हिंदी आप निकालेंगे, अगर तोड़ पा रहे हैं आप तो बहुत हद तक जो है समास कर लेंगे आप। तो धनु और बाण का मतलब है धनु और बाण, तो इसमें भी आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास हो गया, ठीक। तो ये होता है द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो टाइम काफ़ी लंबा लग जाएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जितना हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शत्रु का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो शत्रु का जो है पर्यायवाची इसमें जो है जो है ये आपका अही नहीं है, अही नहीं है, ठीक है। अही नहीं है, बाकी अरि भी जो है शत्रु का होता है, वैरी भी और रिपु भी। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो गणाधिप, गणाधिप नहीं है, बाकी पुरंदर, शक्र और मध्वा जो है आपके इसके पर्यायवाची इंद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सॉरी 5 पर। स्पष्य का विलोम क्या होगा? तो स्पष्य का जो विलोम होगा वो होगा आपका, बताइए क्या होगा? 5 का आंसर इसका जो है होता है अस्पृश्य है। तो ये ध्यान रखना कैसे ही जो है ये है इसकी स्पेलिंग। 6 क्वेश्चन है ध्वंस। तो ध्वंस का जो है क्या होगा? विलोम शब्द। तो ध्वंस का तो सिंपल सी बात है, निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है वो एक तरह से। तो नहीं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप, ठीक। तो उसका है कूची। कूची शब्द जो है वो तत्सम ना होकर तद्भव है, जबकि कपाट, कीटक और कुंभकार जो हैं वो आपके तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 1, लवण का तद्भव क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लवण का जो तद्भव होता है वो नॉन होता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे आगे, नमक जो है, नमक और क्षार ये दोनों आपस में क्या है? समानार्थी शब्द हैं। और लवंग का जो है वो लौंग होता है, ठीक। तो लौंग जो आप खाते हैं वो, तो इसका आंसर है नॉन। तो लवण का क्या होता है? नॉन। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हम संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, समहार संति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए समहार का है सम प्लस हार। तो ये सम प्लस हार किसमें है? यानी हलंत लगा हुआ क्वेश्चन दिखाई देगा आपको।
क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस हार। है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसके लिए क्या कहते हैं, उसे अंतेवासी कहते हैं। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतेवासी कहते हैं गुरु के समीप जो है पढ़ता जो है बच्चा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुलीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लग जाना इस कहावत का है। तो इस कहावत का सिंपल सा अर्थ है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, उसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांठ का पूरा मुहावरे का जो है अभिप्राय क्या है। तो इसका मतलब एक तरह से क्या होता है, गांठ का पूरा, ठीक, इसका मतलब मालदार, गांठ का पूरा होना। 15 क्वेश्चन है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसके अंदर है 15 का, देखेंगे आप सी, छी, फिर इसका साइन एक्सक्लेमेटरी का, और कितना घृणीय दृश्य है। तो ये जो है इसके सही आंसर है। 16 क्वेश्चन पाते हैं शब्द क्रम में सही वाक्य है। तो शब्द क्रम में कौन सा है, वह गरीब आदमी था, ये सही वाक्य होगा। 17 क्वेश्चन सॉरी, निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो आप ये जब भी चेक करें इसको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को सेंटेंस में यूज़ कर कर। तो बचपन भी पुल्लिंग है, वायु, तो वायु तो बहती है, तो इसका आंसर तो ये सिंपल ही बात है, बी होगा। ठीक है, समुद्री पुल्लिंग है, कंबल भी उड़ा जाता है, तो ताही ती जिसमें लगता है वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब 18 क्वेश्चन है गौ शब्द का बहुवचन। तो गौ शब्द जो है कैसा रहता है, तो गौ शब्द बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक, हम जल्दीबाजी में लगाए तो हमेशा ये एक वचन रहता है गौ। ठीक, अगर इसका आप बहुवचन कहेंगे तो गौएँ होगा, क्या होगा, ये गौएँ। इस तरह से जो है इसका बहुवचन आप बनाएंगे। ठीक, ये 4 बिंदु लगाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो वो क्या होता है, वो कारक होती है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो है कारक होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में तो कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो है आप बताइए कौन सा शुद्ध है। 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से दीजिए, चारों ऑप्शन को देखिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक माना जाएगा, अंत्याक्षरी। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लें आप इस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 21, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप कौन सा है, बी ऑप्शन प्रदर्शनी। 22 पर आते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं होगा। तो सूर्य भी हो सकता है, श्वेत भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, लेकिन अमृत नहीं हो सकता। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23 पर। अब 23 में दोस्तों ये पूरा पैसे दे रखा है। ठीक, अब पैसे तो आप एक तरह से देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप जो है इसकी PDF भी हमारे चैनल से ले सकते हैं, उसमें ये पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर आप कर ही जाते हैं पैसेज में। ठीक, तो इस तरह से ये आलसी व्यक्ति के बारे में बता रखा है कुछ, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका जो शीर्षक होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो होगा सी, कार्य तत्परता के बारे में ये दे रखा है, किस तरह से जो है कार्य तत्परता करनी चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। देखिए, हमेशा अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो पहले आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है ऊपर पैसेज पर देखें, यानी पहला हल्की सी निगाह डालें, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़ें फिर जो है पैसेज पर जाएँ। सही तरीका यही है, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सी। अब 24 क्वेश्चन पर आते हैं, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान क्या है। तो ऑप्शन है इसके कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, तत्परता या फिर अनुशासन। तो 24 का डी है। ठीक है, इसमें तत्परता में चैप्टर तत्परता ही होगा। गद्यांश का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला। ठीक, तो बी वाला देख लेते हैं क्या है इसका। यह है जागरूक व्यक्ति, ठीक है, सदैव जो है उत्साहित होकर तत्पर से आगे अपने कार्य में जुट जाते हैं, और अनुशासित होकर उसे समय से पूरा कर डालते हैं। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब आइए मैथ के क्वेश्चन पे। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी जो है आपको मैं आंसर बता दूंगा, आप आराम से देख लीजिए। ठीक, आंसर आपको पता चलता रहेगा, सॉल्यूशन जो है आप सेल्फ सॉल्व कर लें, और बाकी जो है बाकी क्वेश्चन सारे करा जाएंगे जीके वगैरह के, जो पूरा होगा टेस्ट इसका। ठीक है, मैथ के इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं 25 क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूंगा, और आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम अलग से जो है इसको सॉल्व आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब 26 को पढ़ लें। लिखा हुआ, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky = 0 हो, कोई हल ना हो। तो देखिए कोई हल ना होने के लिए प्रतिबंध होता है। ठीक है,
वो होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इजिकल टू C1/C2। बस तो आप इससे जो है आराम से कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा 26 का वो आपका ए ऑप्शन होगा -4.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1000 से बड़ी वह कौन सी छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य है। देखिए 2, 4 और 6 का जो है आप क्या लेंगे, ठीक है, लास्ट लेंगे वो आएगा 12। ठीक, और 12 का भी स्क्वायर करेंगे 144 और फिर उसका भी क्यूब कर देंगे 12 का तो आएगा 1728, जो कि सटीक जो है वो 1000 से बड़ी संख्या। तो यही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों को उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1 और 3 दे रखा है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग है सेंटीमीटर, छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छोटे का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने की सिंपल सी फॉर्मूला आपको बताइएगा। क्षेत्रफल का जो होता है यानी एरिया A1/A2, दो त्रिभुज हैं जैसे, और उनकी जो साइड हैं यानी पहले वाले की जगह साइड 1 मान लो, साइड 2 मान लो, तो उसके क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 28 का जो होगा वो बी होगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही वह समीकरण ज्ञात कीजिए इसके मूल A+B और A+√B और A-√B हों। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बस खाली इसमें फॉर्मूला होना चाहिए। क्वेश्चन बनने की टेक्निक होती है x² माइनस क्या होता है यहाँ पर, जैसे मूल होंगे अल्फा प्लस बीटा का योग माइनस x और माइनस अल्फा बीटा इनके गुणनफल बराबर 0। तो अब इसमें जो है ये अल्फा प्लस बीटा का एक बार जोड़ लेंगे तो आपको जो है मूल दे रखा है तो अल्फा इस वाले फॉर्म में रख देंगे। ये अल्फा मान लीजिए अल्फा बराबर और ये बीटा बराबर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें फॉर्मूला रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 29 का जो आंसर है वो आपका बी वाला होगा। ठीक, x² - 2ax + a² - b = 0। दोस्तों आप खुद भी सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका आंसर आपको बताइए। अगर आप कहते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं, आप अगर वीडियो को तो इसका सॉल्यूशन हम करा देंगे बाद में आपको, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो बाकी आपको GS भी है अभी और ग्रामीण परिवेश है वो भी कराना है, इसलिए मैं जो है उसको तेज़ी से आपको बता देता हूँ। 30 का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का है ये, एक कस्बे की 5% जनसंख्या, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने करे होंगे। 5% या किसी मार की मृत्यु हो जाती है और फिर और बाकी बची संख्या में से 8% घबरा कर जो है कस्बा छोड़कर चले जाते हैं। और अभी जो है प्रेजेंट में इतनी जनसंख्या, तो शुरुआत में कितनी रही होगी, तो सिंपल सी बात है शुरुआत में ज़्यादा रही होगी। ठीक, तो ये भी आप 31, तो 31 का आंसर बी है आपका। इसमें फॉर्म लगाएंगे आप, जैसे आपने जो है साधारण ब्याज वाले सम्स करे होंगे वही फॉर्मूला है। अब ये ग्राफ का एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो ग्राफ का क्वेश्चन भी एक ही सिंगल है, इजी क्वेश्चन है, इसको कर ले जाएंगे। 32 का आप आंसर देख लीजिए, तो 32 का आंसर डी है आपका। 11 रेशियो जो है 13। अगला क्वेश्चन आते हैं। 0.18 के ऊपर बार है, उसकी सही जो है आंसर एक तरह से क्या है, तो देखिए सबसे आसान है, जितने पर बार है उसको लिख लीजिए, यानी पूरे संख्या लिख लीजिए पॉइंट के आगे तक की कितनी है 0,118, तो यानी कि आप जो है 18 लिख लीजिए पूरी। ठीक, सबसे इजी रहता है ये। और जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटा दीजिए 0, और नीचे जितने बार है उतने 9 लिख लीजिए और जितने बार नहीं है उतने 0 लिख लीजिए। तो 0 पर एक संख्या यहाँ पर देख रहे हैं, 18 दो संख्या बार एक पर नहीं है, तो आंसर ये होगा 18 बटे कितना होगा इसका आंसर। फिर आप जब इसको हल करेंगे तो 18 बटे 990 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 33 है ये, तो 33 का आंसर जो होगा आपका क्या होगा, वो होगा ए ऑप्शन। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे 18 से और 990 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो 34 में दे रखा है संख्याकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको दिया गया है। तो वो होते हैं आपके फिशर। ये आप क्वेश्चन याद रख लिए, सांख्यिकी जो होती है उसमें प्रसरण जो निकलवाते हैं उसका विश्लेषण किसने दिया था, ये आपका R.A. फिशर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर परसेंटेज का। ठीक है, ये जो है वेतन था किसी का 2018 में मित का वेतन, और 2016 में बढ़कर उसका वेतन 10% 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया, और 2016 में उसका वेतन कितना था, तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। यदि दो संख्याओं का अंतरतल गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रम का अंतर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक, किसी भी तरह से करें आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 5/36 इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये आयत चित्र जो है प्रदर्शित क्या करता है, तो सी ऑप्शन होगा इसके अंदर। सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन को जो है प्रदर्शित करता है। यदि है, अब ये वृत्त के ऊपर है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, चाहे वो वृत्त की त्रिज्या दें या परिधि दें, तो हमेशा जो अनुपात होगा इनका स्क्वायर होगा, यानी कि 9:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय के मूल्य बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितना है। ठीक, तो ये भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक पेन का जो है विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य 144 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सी पे निकाल लेंगे। तो सी पी एक तरह से क्या आएगा, सी पी जो आ जाएगा वो 150 आ जाएगा। ठीक, और हानि हुई है तो हानि कितने रुपए की हुई है, हानि कितनी हुई है, आपका लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, लॉस हुआ है 6 रुपये का। तो बस आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, हानि तो आराम से परसेंट निकाल लेंगे आप। तो हानि इसमें कुल मिलाकर 4% की उसको हानि होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है 40वां, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता हो वो बहुलक होता है। तो देखिए इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा कौन सा बार आया है। 40 क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा, माध्यिका और बहुलक पूछा है। ठीक, तो बहुलक 8 हुआ, 8 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है इसके अंदर। देखिए इसमें क्वेश्चन 3 बार 8 आया हुआ है तो 8 आंसर हो गया। और इसका जो बहुलक वो भी 8 है और माध्यिका भी 8 ही आएगी। तो माध्यिका लाने क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जो है आप जो है आरोही क्रम में लिख लीजिए और फिर जो बीच की संख्या है वो आपका आंसर होगी। 41 क्वेश्चन है के का मान ज्ञात की जिसके लिए समीकरण का आदित्य हल हो। देखिए आदित्य हल होने के लिए क्या होता है, तो आदित्य हल होने के लिए कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इज नॉट इजिकल टू B1/B2। बस इस वाले में आप A1 A2 निकालेंगे और इसमें आप रख देंगे तो आपका आंसर के की वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू आएगी -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस मैथ भी आ रही है इस बार, सांख्यिकी के क्वेश्चन दिए उन्होंने सिलेबस में, आप ध्यान से सिलेबस को देखिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करें। 42 का आंसर, सॉरी इसको सही कर लेते हैं पहले। 42 का आंसर आप देखिए, समीकरण का सवाल है, को 3x+2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो उसके अंदर ये जो दे रखा है बस यही मेन है, इसमें दे रखा है इसके बराबर 0 मान लीजिए और x बराबर आपका -2/3 आ जाएगा और ये इसमें पुट कर दीजिए x ये पे, बस तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 42 का आंसर आपका 22 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 पर दिया गया पाई ग्राफ दे रखा है एक तरह से और मोबाइल कंपनियों की कुल बिक्री को दर्शाता है। सैमसंग है और एप्पल, हुआई, ओप्पो, वीवो अदर हैं। तो इस तरह से ये करें, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो सब 100% की वैल्यू आपको 5,000 दे रखी है। मानिए जितनी परसेंटेज है कुल कितनी है, 5,000 दे रही है, यानी आपको 100 की वैल्यू जो है 5,000 दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50 हो गई। और वीवो कंपनी की बिक्री, तो वीवो ने कितने परसेंटेज है, तो वीवो की है में 6%, तो 6% की आप वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। 6×5 कितने होगा, 30 होगा, तो 300 करोड़ की हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 जो दे रखे हैं, ये 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य इतना दे रखा है 17.5। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना हो। तो माध्य भी आपका सिलेबस में है। तो देखिए इसमें 4 दे रखे हैं, इनका माध्य 17.5 है और जब नया माध्य जो है इसमें 20 जिसका मान है वो जोड़ दिया इसके अंदर तो नया माध्य कितना हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक नया जोड़ा तो 20 हो गया। ठीक, तो जब 20 हो गया तो इसका कई तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि 4 की मल्टीप्लाई आप इससे कर दें। ठीक, तो आपका 17 लगभग 70 आ जाएगा। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा योग, 20 में जोड़ दिया तो कितने हो गए मिलाकर 90। ठीक है, और संख्या कितनी हो, 4 1 और एक प्रेक्षण, ये तो 5 हो गए, तो 5 से डिवाइड कर दें 90 को, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन मैथ का एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और होगा, 46 तक है, बल्कि और हैं अभी ज़्यादा। यह है 16.5 लाइव समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। तो अभी हानि और लाभ का क्वेश्चन है। तो 45 का आंसर है 17.5 का जो है नुकसान होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 46, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा 78% होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको लगता है तो प्लीज़, अगर मेहनत हो रही है चैनल को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ये जो है शेयर भी कर दें। ठीक, अगर आप कहते हैं तो मैथ का अलग से सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। आपको भारी लग रहा है समझ, तो आपको मैथ का सॉल्यूशन जरूर करा दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना, और बाकी जरूर चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसका आपको लासा ज्ञात करना है। तो लासा जो होगा वो होगा ये आपका ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्वेश्चन पैट में भी आया था। ठीक है, और लोअर पीसीएस में भी इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है 48, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित किया करने पर हर मामले में शेष 1 बच जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप डिवाइड करके देखते हैं, वो होगी 420।
ठीक, तो 420 आंसर आएगा आपका जब इसका आप जो है लासा लेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, हर बार शेष बचता है तो वो एक जोड़ देते हैं। ठीक, तो 421 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसी फॉर्मूले से आप कर ले जाएंगे, क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे, ठीक, दुगुना मानकर, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 का आंसर आपका क्या होगा, वो होगा आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप, मैथ के 50, यदि ट्राइंगल ए बी सी और समरूप त्रिभुज हैं जिनमें बी सी बराबर 4, ई एफ बराबर 7 और ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, तो डी का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल जो है वही आपको जो पहला क्वेश्चन आपने इस तरह का करा था, दोनों जो है एरिया का, नहीं जो आपका पहला वाला ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल कितना है डी ई एफ, तो इन दोनों को ले लें और इनके जो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर का फॉर्मूला रखते हैं आप, कितना होगा बी सी का अपॉन ई एफ जो है इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म लगा देंगे तो 50 का आंसर आपका सी वाला होगा, 441 वर्ग मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ से जो है आपके जी के जी एस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग होगी। हड़प्पा सभ्यता की स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, तो लोथल की जो खुदाई की गई थी आपकी, वो की गई थी आपकी एसआर राव, ठीक है। और खुदाई जो चली थी वो चली थी 1955 से लेकर दोस्तों 1962 के मध्य की गई, ठीक। तो इस तरह से खोज जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, याद रखें आप, एसआर राव ने की थी, ठीक। और ये है कहाँ पर, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है, ठीक। तो ये वहाँ पर स्थित है। फिलहाल याद रखें लोथली खुदाई जो है एसआर राव ने 1954 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 52, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर हो गई। 1000 बार आपने सुना होगा, वो था मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र हुमायूं, ठीक। और बैठा कब तक गद्दी पर, आपको पता ही 1530 में बैठा था वो। उसके बाद में फिर बार बार किससे हारा, वो भगा दिया था इसको, भगा कर किसने, शेर खान है या शेर शाह जिसको कहते हैं। उसके बाद में फिर 1555 में जो है सर हिंद का युद्ध हुआ था, तो उसमें जीत हो गई इनकी, ठीक है। और उसके बाद में 1556 में राजगद्दी मिली इनको, लेकिन तभी जो है इनकी मौत हो गई। तो वो थे कुल मिलाकर हुमायूं। और भी डिटेल बता देता आपको दोस्तों, लेकिन जो है टाइम कम है और उसके अंदर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा इतना ही रहने देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए, तो वो कहाँ शहीद हुए थे, तो वो हुए थे आपके इलाहाबाद में। और डेट जो थी बहुत ही आपकी 27 फरवरी 1931 में जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये आंसर नंबर इसका बी सही है। फिर है 54, निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किया, तो है मोतीलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने किया था इसका, ठीक है। तो ये उन्होंने किया था 9 फरवरी को, 9 फरवरी 1991 को इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा, ठीक। आगे है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो वो था जेम्स रेमजे मैकडोनल्ड्स। तो इन्होंने जो है की थी ये सांप्रदायिक जो है पुरस्कार की घोषणा। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको पता ही है कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिहरी बांध, ठीक। ये जो है भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। तो नदी बहुत जो है पूछा जाता है, और विश्व का जो है 8वां सबसे ऊंचा है। तो ये भी याद रखिए, विश्व का तो 8वां है लेकिन भारत का सबसे ऊंचा है। और किस नदी पर है, ठीक है, तो अब ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, ठीक, टिहरी धाम। तो ये याद रखें इसके बारे में फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और ये किस पर बना हुआ है, तो ये जो है NH नेशनल हाईवे 1D, इस पर जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती। नर्मदा तो पूरब में बहती है, पश्चिम में बहती है सॉरी, और साबरमती या फिर लूनी या फिर कृष्णा। तो कृष्णा तो आपको पता ही है, 58 का बी इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। ये जो है साबरमती जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ठीक। बाकी सब जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं। सॉरी दोस्तों, पश्चिम दिशा में कृष्णा किधर बहती है, तो कृष्णा तो वैसे भी इधर पूरब में बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी ना होकर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन पर टिक लगाएं इसके, कृष्णा नदी जो है वो पूरब में बहती है ना कि पश्चिम में, ठीक। तो याद रखें। और नर्मदा नदी के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रिफ्ट वैली से होकर जाती है और पश्चिम में जो जाती है, ठीक है। नर्मदा है और ताप्ती हैं, ये दोनों नदियाँ जो हैं विंध्याचल पर्वत से होकर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार भी है, तो इस तरह से विंध्याचल रेंज भी है, और कौन सी है, ठीक है, बहुत सारी रेंज है यहाँ पर, 2 रेंज हैं आपकी।
ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। और दूसरा जो है आपका, सॉरी इस टाइम याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों पर्वत से होकर जाती है। और नर्मदा गुजरात वगैरह, और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी नदी पर है। ताप्ती नदी भी है। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पश्चिम दिशा में जाती हैं। ठीक है, सेंचुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, सॉरी। तो एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। कहीं पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी हैं जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा हैं, ताप्ती नदियाँ नहीं बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। कृष्णा नदी पूरब में बहती है ये। 59, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय है। एक मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कि कौन कौन सी नदियाँ, यानी कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो आपकी मानसरोवर झील के निकट है। तो वो हैं 3 नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये जो है इसके समीप ही निकलती हिमालय से। आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्र की दृष्टि से 5वां है। तो 5वें देश पर है आपका ब्राज़ील, पहले पर आपका रूस, दूसरे पे कनाडा। ठीक है, पहले पर रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, और फिर है यूएसए 4th पर, 5वें पर ब्राज़ील। ठीक, और 6 पर कौन है बताइए, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर भारत। तो इस तरह से ये देश हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब बनाया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया। ठीक, तो ये और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन, कौन से अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो वो आपकी 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में आपको बताइए 22 भाषाएं जो हैं इसमें के बारे में दे रखा है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसके बारे में बता रखा है, यानी किस तरह से जो है अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे उपबंध किया गया है। तो ये इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो वो है वर्धित एसएलआर। ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगर एसएलआर बढ़ा देंगे तो बैंकों के पास जो तरलता यानी जो पैसा है वो कम हो जाएगा, और जिसके कारण जो है फिर बैंकिंग की हालत गड़बड़ा जाएगी। तो ये सुधार नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार विकास व्यय क्या नहीं है, रक्षा व्यय नहीं है। बाकी सब विकास हैं, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सब जो है उनके विकास व्यय में शामिल हैं, लेकिन रक्षा व्यय जो है शामिल नहीं है। 65, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो वो आपका है एम्पियर। साइंस का क्वेश्चन 66 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब जंग लगने पर क्या होता है उसका फॉर्मूला बताइए, किसकी जो है उस पर परत चढ़ जाती है। वो फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो इस ये फॉर्मूला ही पूछा गया कि जंग का फॉर्मूला है Fe2O3। जब ये लग जाती है तो फिर जो है उसका भार बढ़ जाता है, और इसको बचाने क्या करा जाता है, यशद लेपन किया जाता है। ठीक है, और 67 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो सेक्रेटरी नहीं होता है, ये जो है आंत से निकलता है, जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उससे निकलता है। बाकी प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन और ये वैसोप्रेसिन जो है सब जो है आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, जहाँ एग्ज़ाम अभी दूर हो और शायद डेट उसकी आई नहीं हो अभी, लेकिन आप पढ़ते रहिए। मैं सोचिए कि पेपर नहीं होगा, पेपर ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, फिर लास्ट में आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लगातार पढ़ते रहें। आप हमारे चैनल पर बने रहें, नए हैं तो लाइक कर दें। और चैनल पर ग्रामीण परिवेश से लगातार थ्योरी चल रही है। ठीक है, आप हिंदी भी है लेक्चर, वो भी अपलोड कर दी जाएंगे, आप उनको देखें। और ये जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इसको भी आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिस सेट को बनाने में, तो आप प्लीज़ जो है ज़रूर लाइक करें। इस तरह से और भी सेट जल्दी ही आपको कराए चले जाएंगे, तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए 68 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, वो एड्स नहीं है, ये तो वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया था। बिडाल परीक्षण जो किसके लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिडाल कितनी बार आया हुआ है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो आपको चलो कानपुर है। ठीक है, वैसे तो आगरा में ही होता है, लेकिन जो है कानपुर को वैसे चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है। ठीक, कानपुर को जो है पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें दे रखा है कहाँ कहाँ पर मेला लगता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो क्रॉस भी दे सकते हैं और आपको अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए पशु मेला कहाँ लगता है, तो पशु जो है मेला की बात करी जाए तो पशु मेला आप तुरंत ही जो है बटेश्वर से मिला लें। तो ए का तो 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, एक तो ए वाला और सी वाला, ठीक है। और देखते हैं, और माघ मेला, माघ मेला को आप जानते हैं ये अभी चल भी रहा है, ये इलाहाबाद में, ठीक है। तो बी का तो डी का 1 हो गया, तो ये लग रहा है अभी तक, तो ए वाला ऑप्शन सही जा रहा है। और ध्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में, और गोविंद शाह मेला लगता है आपका अम्बेडकर नगर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर थोड़ा, सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी थोड़ा क्वेश्चन कट सा गया है, ठीक। तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। यह सितंबर 2000, अरे सॉरी, सितंबर 2000 सितंबर 2021 में अरे एक मिनट, क्या हो रहा है भाई ये दोस्तों, एक मिनट, सॉरी फॉर डैट। ये अब सही है, ठीक है, वो सही हो गया। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है। तो आय सीमा जो बात करें आप 74 क्वेश्चन की, तो वो 30% तक बढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है। ये जो है आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए की है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका एल्डर लाइन, ठीक है। एल्डर लाइन याद रखें आप, दिव्य जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई है किसने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। 76 ये आपका स्लोगन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये किसका है। तो ये आप जानते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ठीक। 76 वाला, तो पंडित जवाहरलाल ने कहा था ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब। 77 है, योजना से भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, सिलेबस में योजना हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, बहुत अच्छे लेक्चर है, आप उसको देखते हैं। सारी 50+ योजनाएं कराई हैं और उनके MCQ भी कराए हैं, तो वहाँ से आप याद कर लें। यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1 मई 2016 को की गई थी, ठीक है। कहाँ से की गई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी, ठीक है। और उज्ज्वला योजना का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट हुआ, उज्ज्वला योजना 2.0, जो कि 2021 में स्टार्ट की गई है। तो 2016 में प्रथम चरण और 2021 में दूसरा चरण। तो पहली वाली बलिया से और दूसरी वाली महोबा से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना फैक्ट थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 12 से 15%, तो 12% आंसर रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने गांव में, तो भारत में देखा जाए अगर जनगणना की बात करी जाए 2011 के अनुसार, तो लगभग इसके अंदर आपके 64,093 ऐसे याद करें, 64,093 यानी 640 930 जो हैं आपके गांव में। और गांव में जनसंख्या की बात करी जाए तो लगभग 66% जनसंख्या है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी गाँव में। उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का महिलावाद किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंपल सी बात, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है ये महिलावाद, ठीक। ये भी याद रखें, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर का इस तरह से सफ़ेदा और चौसा प्रसिद्ध है। मेरठ का जो है वह बागपत का रटौल है। और वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखें आप, वाराणसी का लंगड़ा। और जो है लखनऊ क्या है, सफ़ेदा। और महिलावाद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों की जो है संख्या पुरुषों से महिलाओं का सर्वाधिक अनुपात है, यानी जो है महिलाएं ज़्यादा हैं, तो वो आपका जौनपुर है। जौनपुर के अंदर देखा जाए तो 1000 पर जो रेशियो बैठता है स्त्री का, वो 1024 है वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 1024। इससे दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, दूसरे पर आजमगढ़, और तीसरे पर देवरिया, और चौथे पर सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि क्या है, तो वो है 25% और 7500। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 83 कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआ में बोली जाती है, वो आपकी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी भागों में, ये याद रखें। फिर है आपका NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है NREGP, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट करा था इसका 2 फरवरी
ये योजना इम्पोर्टेंट है, 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको स्टार्ट करा, ठीक। तो याद रखें आप। और उसके बाद में फिर इसका नाम बदलकर 2009 में क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। तो यही योजना है मनरेगा वाली। फिलहाल इसका जो नाम है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो सर्वोत्तम विधि क्या होगी, तो वो होगी जरीब, जरीब के द्वारा। ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन है। फिर है, किस समिति ने संतुति पर देश में पंचायत राज को लागू किया था। तो वो थे आपके बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। कौन सा संशोधन था, 73वां संशोधन, ठीक है, 1992। ये डेट याद रखें आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने जो है सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। फिर अब पंचायती राज को डैश के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो वो किया गया था भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक नवीन अंग है, ये भी ठीक है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित, तो ये गलत है। 93 से नहीं, यहाँ आएगा 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल से जो है ये जो है प्रभावी हुआ था, तभी से जो है मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस। बाकी सही है, त्रिस्तरीय जो है प्रणाली है और अनुच्छेद जो 243 जी है उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो उसका आंसर हो गया सी वाला, बी वाला, सॉरी। 89 है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित, तो वह पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है। तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये बात भी सही है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी देखिए कैसा है, सही कथन पूछ रहे हैं। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। तो बताइए 90 का आंसर, इसका आंसर ए होगा, सिर्फ यही कथन सही है, यानी संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है, बाकी ये सब ऑप्शन आपके जो हैं गलत हो गए, ठीक। तो याद रखें, क्योंकि कार्यकाल भी होता है, ठीक है, और योग्यता भी निर्धारित की जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई सदस्य बने इसका उसकी योग्यता ना देखी जाए, कार्यकाल, ठीक। तो इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करी जाए इसके बारे में, इसकी बहुत डेट पूछा देख कब इसका नाम जो है स्टार्ट हुआ, नीति आयोग का, ठीक है, योजना आयोग का, ठीक है। और योजना को फिर समाप्त करके कब समाप्त किया गया था, 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को, और इसकी जगह पर नीति आयोग जो है स्थापित कर दिया गया, ठीक। तो ये भी याद रख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आर्थिक नियोजन किसका विषय है। तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है 91 वो आपका समवर्ती सूची का है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। तो गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है वो है आपका नॉरेन 10। तो नॉरेन 10 जो गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। और बात करी जाए इसकी DGUJN की, तो ये चावल में, ये चावल के लिए बौनेपन है, चावल, अरे क्या लिख दिया, सॉरी राइस ही हो गया, ठीक है, चावल देख लीजिए। और इसी तरह से बात करी जाए OPEC 2, तो OPEC 2 जो है वो मक्का के लिए, मक्के में बौनेपन के लिए, तो ये मक्के में बौनेपन के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा आपका वो नॉरेन 10 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, और इसका आंसर आपका सी 1965 में जो है स्थापित कर दिया। बाद में इसका ही नाम बाद में बदलकर 1985 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका जो नया नाम हो गया वो हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल और ये जो है क्या देता है, यही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, ठीक है। तो यही जो है इसके द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो कितने पर जो है कितनी फसलों पर दिया जाता है ये मूल्य, MSP इसको कहा जाता है। तो ये दिया जाता है आपका 24 फसलें शामिल इसमें, तो ये भी कई बार पूछा गया, 24 फसलों पर MSP दिया जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई कृषि मूल्य आयोग की वही थी 1965 में, तो ये अभी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड वाला था में किसका संबंध है। तो फ्लड का आपको पता है दुग्ध आपूर्ति संबंध है, ठीक है। इसके 3 चरण हुए थे, इसके 3 चरणों में कंप्लीट हुआ इसका। पहला जो चरण था आपका 1970 से कब चला, 1978 तक चला, तो इस तरह से याद रखें पहला चरण। और लास्ट वाला 1985 से 1994, ठीक, जिसको श्वेत क्रांति से भी बोला जाता है। और आज भारत नंबर 1 है दूध के उत्पादन में, और अपना यूपी भी नंबर 1 पर है देश में। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो
ध्यान रखना है, खरीफ की फसल पूछा कौन सी नहीं है, तो वो चना नहीं है, चना जो है वो रबी की फसल है। बाकी अरहर, मक्का, धान, तंबाकू, कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सूची 1 को फिर से मिलाना सूची 2 से, तो इसमें कुछ डेट दे रखी हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, जो शिक्षा अभियान है 2001 का है। साक्षर भारत मिशन जो है 2009 का। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में जो मिशन है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपका 1988। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1987। तो ये इंपॉर्टेंट, तो याद रखें, एक तो सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से भी। आइए आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन, संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो संगम योजना जो उद्देश्य है वो है विकलांगों की सहायता करने से। ठीक, ये योजना चलाई गई 1996 में चलाई गई। ठीक, तो इसका संबंध है विकलांगों की सहायता करने से, यानी इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं विकलांगों के। ठीक, और उन पर जो है फिर प्रत्येक जो है ग्रुप को जो है 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक, तो उन्हीं ग्रुप को यह संगम नाम दिया गया। 1996 में चलाई गई संगम योजना। 98 क्वेश्चन पर आते हैं। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो 98, तो 98 का आंसर आपका ए होगा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। तो इम्पोर्टेंट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब चलाई गई? 15 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, नहीं लास्ट है आपका एक तरह, सेकंड लास्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब चलाई गई? तो समाजवादी पेंशन योजना ये चलाई गई आपकी 2014 को जो है चलाई गई थी, जनवरी 2014 में। ठीक, अखिलेश जी ने चलाई थी इस टाइम पर ये। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, यानी कब स्टार्ट? 1 में जो है स्टार्ट की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी कटा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ इसको, 2001 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।